अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम आज हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा में से पढ़ रहे हैं पाठ क्रमांक 2 खोया हुआ आदमी। इस पाठ के लेखक हैं सुशांत सुप्रिया। इनके परिचय बताया है। जन्म 1968 पटना बिहार में हुआ। परिचय है। रचना धर्मिता सुशांत सुप्रिया जी के जीवन का अभिन्न अंग है। आपकी रचनाएं जीवन की सच्चाइयों और विडंबनाओं का सीधे सीधे साक्षात्कार करवाती हैं। आपने हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी और पंजाबी में भी लेखन कार्य किया है। आपकी लगभग 500 रचनाएं विविध प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। प्रमुख कृतियां हैं एक बूंद यह भी, ये कविता संग्रह है। हत्यारे तथा हे राम, ये कथा संग्रह है। इन गांधीजीज कंट्री, ये अंग्रेजी कविता का संग्रह आदि इन्होंने लिखी है। अब है गद्य संबंधी। प्रस्तुत वर्णनात्मक कहानी में खोया हुआ आदमी के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त ऊंचे नीचे, अमीर गरीब, जाति पाति आदि कुरीतियों को भुला देने के लिए प्रेरित किया है। इस कहानी से यह ज्ञात होता है कि अपने अच्छे कार्यों से कोई भी आदमी, पशु पक्षी, मानव सब से आदर प्राप्त कर सकता है। यहाँ लेखक ने सभी को सौहार्द से रहने की सीख प्रदान की है और लोगों को अपनी ऊर्जा सकारात्मक काम में लगाने को कहा है। तो बच्चों, हम देखते हैं, यह है पाठ क्रमांक 2 खोया हुआ आदमी, जिसे लिखा है सुशांत सुप्रिया ने। बच्चों, इस कहानी में प्रारंभ में ही बता दिया गया है। कई वर्षों की बात है। एक बहुत पुराना गांव था। एक आदमी न जाने कहाँ से भटकता हुआ उस गांव में आ गया। अब गांव में तो सब एक दूसरे के जान पहचान के लोग रहते हैं। तो यहाँ चूँकि ये नया आदमी, एकदम अनजान आदमी आ गया था, तो और उसके कपड़े भी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा फटे हुए थे, फटे पुराने थे, चीथड़े थे, गंदे लिबास थे। तो उस आदमी को देखकर गाँव के कुत्ते उस पर भौंकने लगे। उन कुत्तों को देखकर गांव के जो छोटे छोटे शरारती बच्चे होते हैं वो भी उस आदमी को पत्थर मारकर सताने लगे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आश्चर्य की बात ये हुई कि ना ही वो आदमी उन बच्चों को कुछ कहता था और ना ही उन कुत्तों को वहाँ से भगाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि गांव के जो छोटे बच्चे होते हैं वो इसी तरह उसे परेशान कर रहे थे, पत्थर मार रहे थे कि अचानक एक भले आदमी का गुजर वहाँ से हुआ। तो उसने जब देखा कि किसी आदमी को गांव के बच्चे, जो अजनबी है, उससे पहले गांव में नहीं देखा गया, तो उसे पत्थर मार रहे हैं, तो उस भले आदमी को, उस आदमी पर जिसे पत्थर मारा जा रहा था, उस पर तरस आ गया। उसने फ़ौरन बच्चों को वहाँ से हटा दिया और फिर उसके बाद उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन वो जो आदमी था वो इतना ज़्यादा खोया हुआ था कि उसे बिल्कुल भी अपना नाम मालूम नहीं था और वो सिर्फ इतना कह पाता है कि मैं शायद खो गया हूँ। तो बस इसी एक जुमले से उस आदमी का नाम गांव में अब खोया हुआ आदमी ये पड़ जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि खोया हुआ आदमी इतना खो गया था कि ना उसे अपना नाम याद था, ना उसे अपना परिचय याद था, ना उसे घर वाले कोई याद थे, किसी के बारे में भी वो कुछ भी नहीं जानता था। तो गांव वालों ने क्या, जब उस आदमी ने लोगों को बताया कि ये आदमी है बेचारा, भटकता हुआ कहीं से आ गया है हमारे गाँव में, अब ये ठिकाना ढूंढ रहा है, तो क्यों ना हम इसे अपने गाँव में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दें। तो गांव के जो दूसरे फर्द होते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं, वो भी इस बात पर राज़ी हो जाते हैं कि पता नहीं कौन सा आदमी है, कहाँ से आया है, जब इसकी याददाश्त आएगी तो ये खुद ही चला जाएगा। तो इस तरह अब खोए हुए आदमी को उस गांव में रहने की इजाज़त मिल जाती है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर उसके बाद ये बताया कि खोए हुए आदमी की आवाज़ में इतनी मधुरता थी कि जब भी वो बात करता था तो लोग सिर्फ मंत्रमुग्ध होकर उसे सुनते थे। तो यहाँ पर ये बताया है कि कभी कभी वो अपनी सुरीली आवाज़ में जब भी कोई गाना गुनगुनाता था तो गांव की गायें और भैंसें रोज़मर्रा से ज़्यादा दूध देने लगती। इस तरह गांव के बच्चे भी उसका गाना सुनकर उसके अतराफ में जमा हो जाते। गांव के आवारा कुत्ते जो पहले उस पर भौंका करते थे, अब वो भी उसके करीब में आकर बैठ जाते हैं।
ठीक है। और नदी की कलकल, तालाब की जो तालाब के पानी होता है उसकी आवाज़, हवा की चलने की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़, तमाम पशु पक्षी जानदार जैसे एक तरह से थम जाते थे और उसके गाने को, उसकी आवाज़ों को, उसकी मधुरता को सुनते थे और उससे लुत्फ़ अंदोज़ होते थे, उसे उसमें समा जाते थे। मतलब उनको अपने अतराफ़ का भी होश नहीं होता था कि हम कहाँ बैठे हैं, ठीक है, और कितना वक्त गुजर गया है। तो इस तरह क्या होता है, अपनी आवाज़ के जादू से, अपने अल्फाज के जादू से वो खोया हुआ आदमी अब धीरे धीरे करके तमाम लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने लगता है। फिर उसके बाद होता यह है कि एक दिन गांव में एक बहुत ही बूढ़ी औरत रहा करती थी। तो एक दिन उसने यह सपना, उसका बेटा जो है वो बहुत पहले कहीं खो जाता है। तो एक दिन उसे ये सपना आता है कि उसका बेटा सपने में आकर कहता है कि अम्मा जी, मैं आपका वही बेटा हूँ कि आप अपने गांव में देखते हो जो खोया हुआ आदमी है, तो वो समझिए कि मैं हूँ, मैं ही आपका वो खोया हुआ बेटा हूँ जो भटकता भटकता आपके पास आ गया है। तो अब वो जो बूढ़ी औरत रहती है, बहुत ज़्यादा उसकी उम्र हो चुकी होती है, तो वो अपना ये सपना जाकर खोए हुए आदमी को सुनाती है। तो खोया हुआ आदमी भी उस बूढ़ी औरत की बातों से इतना प्रभावित हो जाता है कि वो उसे माँ कहने लगता है और कहता है कि माँ, मैं ही आपका खोया हुआ बेटा हूँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ। ठीक है। फिर वो बूढ़ी औरत के साथ रहने लगता है और उसकी इतनी सेवा करता है कि उसे ऐसा लगता है कि मेरा जो जीवन है वो सफल हो गया। और वो उस बूढ़ी औरत को भी लगता है कि मेरा अपना जो बेटा होता वो भी मेरी इतनी ही खिदमत करता, तो यही मेरा अपना सगा बेटा है जो बहुत वर्षों पहले कहीं खो गया था। अब उसके बाद क्या होता है कि गांव के जो लोग होते हैं वो धीरे धीरे उस आदमी से परिचित होने लगते हैं, उस आदमी को अपना समझने लगते हैं। छोटी छोटी सी बातों में भी उस आदमी की बाकायदा राय ली जाती थी कि कैसे, कि अब क्या किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद होता यह है कि एक मर्तबा ऐसा होता है कि बारिश नहीं होती है, किसी साल बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है। तो गांव का में वो जो खोया हुआ आदमी होता है वो भी गांव की इस परिस्थिति को देखता है, लोगों की परेशानियों को देखता है। तो एक मर्तबा खुले मैदान में जाकर जब वो ये देखता है कि गांव के सब लोग भूखे प्यासे रह रहे हैं, जो ज़मीन है उसमें से अनाज नहीं उग पा रहा है, अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ गया है, तो वो खुले मैदान में जाकर कुछ ऐसी भाषा में प्रार्थना करता है कि थोड़ी ही देर के बाद आसमान पर काले काले बादल छा जाते हैं और झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। अब ये सब नज़ारा गांव वाले जो है वो देख रहे होते हैं, तो उनकी श्रद्धा उस खोए हुए आदमी पर और ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब वो ये तो देख लेते हैं कि इस खोए हुए आदमी ने आसमान की तरफ सर करके भगवान से कुछ कहा, किसी दूसरी ज़ुबान में कुछ कहा, लेकिन क्या कहा वो ये समझ नहीं पाते। अब उनकी समझ में आता है कि जो खोया हुआ आदमी है ये अब हमारी जो प्रकृति है उस प्रकृति से भी बातें कर सकता है, ठीक है, जानवरों से बातें कर सकता है, पेड़ पौधों से या पशु पक्षियों से भी बातें कर सकता है। तो फिर क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है तो गांव के जितने लोग होते हैं वो सब भी खुले मैदान में आकर उस बारिश का आनंद लेते हैं। तमाम लोग बारिश के पानी से शराबोर हो जाते हैं। फिर उसके बाद बताया है कि गांव में एक छोटा सा हिस्सा ऐसा था जहां पर कुछ दलित और कुछ मुसलमान लोग रहते हैं, ठीक है। तो गांव में ज़्यादातर आबादी हिंदुओं की थी, मुसलमानों के लिए एक छोटा सा सेक्शन था, एक छोटा सा हिस्सा था, और दलितों के लिए एक छोटा सा हिस्सा था, एक छोटा सा भाग था। तो जो गांव के दूसरे लोग हुआ करते थे वो उन मुसलमानों से और दलितों से किसी भी तरह का व्यवहार नहीं करते थे, किसी तरह का राहो रस्म नहीं रखते थे, किसी तरह से उनसे बात नहीं करते थे। तो अब यहाँ खोया हुआ आदमी क्या करता है कि जाकर उन लोगों के काम करता है, दलितों के घर में झाड़ू लगाता है, दलितों के काम करता है, उनकी फसलें काटता है, उनके खेतों में काम करता है, मुसलमानों के साथ व्यवहार करता है। तो इन तमाम बातों को देखकर जो गांव के दूसरे लोग होते हैं वो लोग भी अब क्या करते हैं, मुसलमान और दलितों से अपने संबंध धीरे धीरे बनाने लगते हैं। तो इस तरह होता ये है कि अमीर गरीब या मुसलमान हिंदू, इन तमाम चीज़ों का जो भेद है वो मिट जाता है, धीरे धीरे मिटने लगता है। तो यहाँ पर खोए हुए आदमी की वजह से एक और अच्छा काम क्या होता है कि लोग आपस में प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहते हैं। वो लोग जिनसे गांव के दूसरे लोग कभी भी बात करना पसंद नहीं करते, उनके साथ राहो रस्म बनाना पसंद नहीं करते, व्यवहार करना पसंद नहीं करते, अब तमाम गाँव के लोग आपस में
मिलजुल कर रहने लगते हैं। फिर उसके बाद एक मर्तबा होता ये है कि खोया हुआ आदमी ये देखता है कि गांव की जो औरतें होती हैं या गांव की जो लड़कियां होती हैं उनको पढ़ाई लिखाई की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। तो वो घर घर जाकर कहता है कि ये जो लड़कियां हैं, ये औरतें हैं, इन्हें पढ़ने का अवसर प्रदान किया जाए, इन्हें पढ़ने का मौका दिया जाए, ताकि ये भी पढ़ लिख कर अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सकें। तो उसकी बातों में इतनी ज़्यादा चाशनी होती है, इतना ज़्यादा अपनापन होता है कि गांव के लोग उसकी बातों को अब धीरे धीरे करके मानने लगते हैं। तो यहाँ पर ये बताया है कि उस खोए हुए आदमी की वजह से गांव की लड़कियां, गांव की औरतें, जिन्हें पढ़ाई लिखाई से दिलचस्पी थी, जो तालीम हासिल करना चाहते थे, इल्म हासिल करना चाहते थे, वो लोग भी स्कूल में जाकर पढ़ाई करने लगे। फिर ऐसा बताया है कि उस गाँव में जहाँ पर ये खोया हुआ आदमी रहता था, उस गांव में कोई ऐसा व्यापार नहीं था, कोई ऐसी दुकान नहीं थी जहाँ पर लोग खुद अपनी मर्ज़ी से अपने पसंद के बीजों को ख़रीद सके, अपने पसंदीदा दामों पर ख़रीद सके। तो जो फसल उगाई जाती थी उसके लिए बीज लाने के लिए उन्हें दूसरे गांव में जाना पड़ता था। तो ये जो दूसरे गांव का सफ़र था वो बहुत ज़्यादा लंबा था, 2-3 दिन का सफ़र उन्हें करके दूसरे गांव जाना पड़ता था। और फिर हमारी मर्ज़ी पर नहीं, बल्कि उन गांव वालों की जो मर्ज़ी, जो रेट हुआ करता था, उस रेट पर, उन पैसों पर वो लोग जो अच्छे बीज है वो ख़रीदते थे। कभी अच्छे बीज नहीं भी मिले तो काम चलाओ बीज, जिससे फसल उग सके, ठीक है, जिसे कम दामों में बेच सके, ऐसे बीज खरीद कर ले आते थे। तो यहाँ पर अब खोया हुआ आदमी क्या कहता है कि हमारे गांव में भी इस तरह का औद्योगिक कार्य किया जा सकता है। तो हमारे गांव में भी कोई ऐसी दुकान होना चाहिए, कोई ऐसी जगह होना चाहिए जहां पर हम बहुत अच्छी तरह के बीजों को इकट्ठा कर सके और उसे अपने ही गांव में दूसरे लोगों को जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको वो अच्छा बीज दिया जा सके। तो उसकी ये बात भी गांव वाले मान लेते हैं और गांव में एक अच्छी बड़ी सी दुकान खुल जाती है जहां पर जो है अच्छे जो बीज है वो कम दामों में मिल जाया करते थे। तो अब यहाँ पर ये भी बताया है कि दूसरे गांव के लोग जो उस खोए हुए आदमी के पहले आलोचक थे, अब उसके प्रशंसक बनने लगते हैं। मतलब खोए हुए आदमी की जो पहले निंदा करते थे, जो बुराई करते थे, अब वही लोग उसकी जो है तारीफ़ करने लगते हैं और उसके एक तरह से गुरबिदा हो जाते हैं। वो लोग दूर दूर के गांव में भी उस खोए हुए आदमी की जो है तारीफ़ या उसकी जो बातें हैं वो पहुंच जाती हैं। फिर अब ये बताया है कि वह लोगों से, यहाँ पर एक छोटा सा बताया कि खोया हुआ आदमी लोगों से क्या कहता था। वह लोगों से कहता था, आप सबके पास भी वही शक्तियाँ हैं, खुद को पहचानो, अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कामों में लगाओ, जुड़ो और जोड़ो। अब यहाँ पर वो लोगों से क्या कहता है कि आप लोगों के अंदर भी बहुत सारी शक्ति है, बहुत सारी ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा को आप लोग सकारात्मक काम में लगाओ, यानी कि अच्छे काम में लगाओ, तालीमी काम में लगाओ। आप लोग आपस में खुद भी जुड़ो और दूसरे लोगों को भी जुड़ने की दावत दो। आप आपस में अपने गांव में मिलजुल कर रहो और दूसरे गांव वालों से भी अपने संबंध स्थापित करो, ताकि आपका ये जो कारोबार है, ये जो आपने उद्योग शुरू किया है, ये उद्योग और ज़्यादा फले फूले और ज़्यादा आगे बढ़े। फिर अब बताया है कि एक मर्तबा ऐसा होता है जब बारिश का मौसम आता है तो गांव में बहुत ज़ोर की बिजली चमकती है। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ उस एक तेज़ रोशनी का झमाका होता है और ऐसा बताया है कि कहीं से पूरे गांव में गंधक की बू फैल जाती है। जिस तरह से बच्चों हम माचिस जलाते हैं, तो जब भी माचिस जलाते हैं तो एक ख़ास तरह की बू उसमें से निकलती है जिसे हम महसूस कर पाते हैं। तो यहाँ पर पता है कि पूरे गांव में गंधक की बू फैल जाती है। फिर दूसरे दिन जब सुबह होती है तो गांव वाले ये देखते हैं कि उनका ये बताया कि सुबह जब मौसम साफ़ होता है तो गांव वालों ने देखा कि खोया हुआ आदमी उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं देता और वो जो गंधक की बू थी वो खिड़कियों, दरवाज़ों की झिर्रियों में से घुसकर सभी घरों में समा गई थी। बाद में पता चला कि शहर के कारखाने में रिसाव की वजह से विस्फोट हो गया था, मतलब धमाका हो गया था, यही उसका, और उसकी वजह से बहुत सारा दुष्परिणाम हुआ था।
तो अब गांव के लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि अब हम क्या करें, तो खोए हुए आदमी को ढूंढा जाता है कि अब खोया हुआ आदमी कहाँ है, लेकिन कहीं पर भी उस खोए हुए आदमी का पता नहीं चलता। बहुत सारे लोग उसे गांव के चप्पे चप्पे पर ढूंढने लगते हैं मगर उसका पता नहीं चलता। कुछ लोग ऐसा सुझाव देते हैं कि चलो हम क्यों ना दूसरे गांव जाकर देखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि खोया हुआ आदमी अब हमारा गांव छोड़कर दूसरे गांव में, बाजू वाले पड़ोस के गांव में चला गया है। तो कई सारे लोग पड़ोस के गांव में भी जाकर ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि या तो उसे ज़मीन खा गई है या उसे आसमान निकल गया है, कहीं पर भी उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। तो अब जो गांव वाले होते हैं वो दुखी हो जाते हैं, मगर फिर भी उस खोए हुए आदमी ने जो अच्छी बातें गांव वालों को सिखाई थी, उन्हीं अच्छी बातों पर गांव वाले अमल करने लगते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ मिलना, मेल जोल से मिलना, ठीक है, लड़कियों को और औरतों को तालीम दिलाना, जो नौजवान बच्चे हैं उनके लिए कुछ अलग कार्यक्रम की स्थापना करना, अलग अलग काम करना, जिसकी वजह से वो हमारे गांव के लिए या उनके गांव के लिए जो है अच्छे काम कर सके और अपने देश को आगे बढ़ा सके। तो ये तमाम काम उस खोए हुए आदमी के रहते हुए भी और उसके खो जाने के बाद भी गांव वाले इन तमाम कामों को, जो अच्छी बातों की तालीम, जो सीख उस खोए हुए आदमी ने दी थी, उस सीख को गांव वाले अपना लेते हैं और उस पर अमल करते हैं। ठीक है, उसे अपने ज़िंदगी में अपनाते हैं। फिर उसके बाद अपनी मेन बात ये बताई है, एक आखिरी पैराग्राफ में बताया है कि कुछ दिनों के बाद जनगणना वाले, यानी सेंसेक्स वाले, हम उर्दू में कहते हैं मरदूमशुमारी, ठीक है, तो जनगणना वाले जब उस गांव में आते हैं और लोगों की जनगणना करना शुरू करते हैं कि एक घर में कितने लोग हैं, ठीक है, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं, कितने बच्चे हैं, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, ठीक है, और कौन किस धर्म का है। तो मेन बात यहाँ पर ये बताई है कि कुछ दिनों के बाद जब उस गांव में जनगणना वाले लोग आते हैं तो गांव वाले ये तक भूल जाते हैं कि उनका अपना असली धर्म क्या है। अगर उन्हें कोई धर्म याद रहता है तो वो मानवता का धर्म है। लोग आपस में मानवता के साथ मिलजुल कर के इंसानियत के साथ, मोहब्बत के साथ रहते हैं। कोई फिर ये ही नहीं बता पाता कि मैं हिंदू हूँ या मैं मुसलमान हूँ या मैं ब्राह्मण हूँ या मैं दलित हूँ, ठीक है, सब लोग अपनी पहचान बिल्कुल भूल जाते हैं। सबको सिर्फ इतना याद रहता है कि हम इंसान हैं। फिर उसके बाद होता यह है कि उस खोए हुए आदमी को हम कहीं भूल ना जाएं, इसीलिए गांव वाले उस खोए हुए आदमी का एक मुजस्समा बनाते हैं, एक स्मृति बनाते हैं और गांव के चौक पर उस स्मृति को स्थापित कर दिया जाता है। फिर उसके बाद गांव के जितने भी अहम फैसले होते हैं उसी स्मृति, उसी मुजस्समे, उसी स्टैच्यू के नीचे आकर तमाम अहम फैसले, लोग गांव के बूढ़े या बुजुर्ग जमा होते हैं और उस स्मृति के नीचे वो अहम फैसले लिए जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर बताया है कि आप जब भी हमारे गांव में आएंगे तो आप देखेंगे कि उस चौक पर, हमारे गांव के चौक पर अभी भी खोए हुए आदमी की स्मृति, उसका स्टैच्यू अभी भी वहाँ पर रखा हुआ है और हम अपने तमाम अहम काम वहीं पर जाकर अंजाम देते हैं। फिर आखिर में 2 सेंटेंस में यहाँ पर लेखक ने कहा है, काश अपने गांव शहर में हमें भी ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाए। तो बच्चों, एक तरह से यहाँ पर लेखक ने व्यंग्य कसा है, कह रहे हैं काश हमारे गांव में भी, हमारे शहर में भी कोई ऐसा खोया हुआ आदमी आ जाए, हमें भी कोई ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाए जो हमसे हमारे धर्म को, हमारी जाति को, हमारे मज़हब को, हमारे नाम को भुला दे, ख़त्म कर दे, मिटा दे, हमें सिर्फ मानवता का पाठ पढ़ाए और हमें लोगों के साथ मिलजुल कर रहना सिखाए। हम लोग आपस में ये धर्म के नाम पर जो लड़ाई झगड़ा करते हैं वो झगड़ा काश ख़त्म हो जाए। हमारे गांव में भी कोई ऐसा इंसान आ जाए जो हम तमाम लोगों को एकजुट होकर रहना सिखाए। तो इस तरह बच्चों यहाँ पर बताया है, इस पाठ में बताया है कि लोगों को अपनी ऊर्जा का,
सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, नकारात्मक कामों में नहीं करना चाहिए। ऐसे काम जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचती है, उन कामों में अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल ना करते हुए अच्छे कामों में उसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो बच्चों, मुझे आशा है आपको ये पाठ नंबर 2 खोया हुआ आदमी समझ में आ गया होगा। बच्चों, इसे आप लोगों को अगर समझ में आ गया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका जो भी क्वेरीज़ है, जो भी क्वेश्चन है, आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिए। मुझे सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।